हेलो वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। तो आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम पॉलिटी लेके चल रहे हैं। पॉलिटी में जो समरी है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी हमने एक पीडीएफ बनाई है और उसी पीडीएफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में 1833 और 1853 वाले जो भी हमारे एक्ट आए थे वो सब कर लिए थे। अब हम 1858 पे आते हैं जो कि हमारा 1857 के विद्रोह के बाद में आया था। तो जब 1858 आया था तो इसकी जो कहानी थी वो ये है कि कंपनी के हाथों से क्राउन ने सारा साम्राज्य ले लिया था भारत का, और कंपनी ने बोला था कि अब कंपनी से बोला गया कि अब भारत की बागडोर हमारे हाथ में है, ना कि तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अब क्या क्या आया था थोड़ा ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें भारत और महामहिम के नाम से शासित होना था। ठीक है, जो भारत है, भारत के इस अधिनियम को सरकार अधिनियम 1858 आया, किस नाम से आया था ये? तो भारत और महामहिम के नाम से। ठीक है, तो भारत जो है उस पर राज अब कौन करेंगे? महारानी करेंगे इंग्लैंड की। इसने भारत के वायसराय के भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल दिया था। ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको बदल के क्या नाम रख दिया गया? वायसरॉय। अगला है, इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कब किया गया? तो आप बता सकते हैं 1858 में, क्योंकि इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से दोहरी प्रणाली चल रही थी। अगला पॉइंट है इसका, एक नया कार्यालय बनाया। ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के लिए राज्य सचिव और अंततः ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार था। तो जो राज्य सचिव था वो किसके लिए जिम्मेदार था? तो ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। तो कितने सदस्य थे उसमें? 15 सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। परिषद एक सलाहकार निकाय थी। जो भी परिषद बनी थी वो सिर्फ एडवाइजरी थी, कुछ कर नहीं सकती थी इससे ज़्यादा। अगला देखते हैं 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज भी हमारे संविधान में हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस की। तो आप समझ रहे होंगे कि थोड़े से भारतीय भी चाहिए थे इनको, बशर्ते कि वायसराय को कुछ भारतीयों की अपनी विस्तारित परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया। अगर भारतीय चाहिए ही थे तो कब नामित किए गए थे? 1862 में। कितने? 3। कहाँ के थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो इन तीनों का पूछा जाता है कब जोड़े गए थे काउंसिल में? तो ये जोड़े गए 1862 में। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए विधायी शक्तियों को बहाल करना। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना करना, जो क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में स्थापित की गई। तो जो बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 1886 और पंजाब में 1897। अगला पॉइंट देखते हैं। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी एक मान्यता दी। कुछ समझता पोर्टफोलियो प्रणाली कब आई थी? तो हमें पता होना चाहिए ये कब आई थी। 1858 में आई थी। उसके बाद में बनी कब थी, लागू कब हुई थी? 1859 में हुई थी। ठीक है, इसे मान्यता कब मिली? तो मान्यता मिली थी इसको 1861 में। अध्यादेश जारी करने की वायसराय को शक्ति। तो जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये कोई आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है, क्योंकि ये तब भी थी और आज हमारे संविधान में भी है। ठीक है, तो जब दोनों
सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और वो वर्किंग में ना हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगा। उसके बाद में अगर उसको आगे चलाना है तो दोनों संसदों के बहुमत से आगे भी बना रहेगा और उसको नियम बना दिया जाता है, अधिनियम बना दिया जाता है। अगला देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देख लें। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया? अतिरिक्त गैर आधिकारिक, यानी गैर आधिकारिक का अर्थ होता है जिनके हाथ में कोई अधिकारी नहीं है, वो सिर्फ नाम के हैं, उनकी संख्या बढ़ा ली गई, लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। ठीक है, तो जो आधिकारिक बहुमत क्यों बनाए रखा? क्योंकि वो अपने थे इनके, और जो बहुमत में होंगे उन पर अधिकार रहेंगे। तो भारतीयों का कुल मिला के ये भारतीयों की जो संख्या बढ़ाई गई, जोड़ी गई, वो नाम मात्र के लिए थी, जिससे भारतीयों को ये ना लगे कि हमें हमारे ही देश के संविधान में या हमारे देश के संचालन में हमें लिया नहीं जा रहा। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालकों को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की। तो बजट पर चर्चा क्या आज भी हमारे यहाँ बजट पर चर्चा होती है? हाँ, होती है। कहाँ से लिया गया था ये लिया गया था हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था, वो हमारे यहाँ जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 उसी से लिया गया था। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, तो जो प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, इनकी सिफारिशों पर क्या किया गया? वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और कक्षों की सिफारिश पर राज्यपालों द्वारा प्रांतीय विधान परिषद बनाई गई। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका भी आकार बढ़ा दिया और राज्य विधान परिषद थी उनका भी आकार बढ़ा दिया। इसने केंद्रीय विधान परिषदों में आधिकारिक बहुमत बनाए रखे, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया। आधिकारिक बहुमत और गैर आधिकारिक बहुमत क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा लोग हाँ कहेंगे वो आधिकारिक हो जाता है, और जहाँ कम लोग हाँ कहते हैं उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, कोई अधिकार नहीं दिया जाता। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि, उदाहरण के लिए सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने आदि की अनुमति दी गई। पहली बार वायसराय और गवर्नर्स की सिफारिश परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए है। तो पहली बार जो था वो वायसराय और गवर्नर्स की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। उन्हें भारतीय सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। अगला लाइन देखते हैं। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग मतदाता की अवधारणा को स्वीकार करके। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, वाणिज्य मंडल और विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलावा के अलग प्रतिनिधित्व हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अब मैं क्लास अपनी यहीं एंड करती हूँ। अगली क्लास आपको कल दिखाती हूँ जो कि हमारी 1990 से होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।